तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। स्टार्टिंग में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी कि थर्मोडायनेमिक्स में किसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 फंक्शन थे, 4 एनर्जी फंक्शन थे, गिब्स, हैमिल्टोन एनर्जी, इंटरनल और एंथैल्पी, ये 4 एनर्जी फंक्शन थे और 4 वेरिएबल्स थे हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, और 2 पाथ फंक्शन थे हमारे पास, वर्क एंड हीट। इन सबको हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद में हमने ये फंक्शन हमारे पास थे, ये एनर्जी थे और वेरिएबल्स थी, इनको कनेक्ट करके इनका रिलेशन निकाला था। और उसके बाद हमने प्रोसेस किया था कि मतलब एक बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के बाकी में फ़र्क देखते हैं, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट मान के बाकी में फ़र्क देखते हैं। ऐसे हमने इसकी क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी की थी जो काफ़ी लेंथी थी, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये अलग ही सेपरेट एक चीज़ है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे, ठीक है। और जगह भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स में आता है। इसको जब आप समझोगे ना तो जहां भी इसका रूल अप्लाई होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ठीक है। अब देखो डिग्री मतलब कितना एंगल है, फ्रीडम कितने एंगल से मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब फ्रीडम देखनी है हमें मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या बात कर रहे हैं, हमने एक सिस्टम ले रखा है, बार बार में एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भरते हैं और मोस्टली इसमें आइडल गैस भरते हैं, और एक पिस्टन लगा रखा है और इस पिस्टन के साथ हम खेल रहे हैं, ऊपर नीचे हम कंप्रेस एक्सपेंड कर रहे हैं, यही काम कर रहे थे। तो इसके चक्कर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया अपने, लेकिन यहाँ अब गैस के मॉलिक्यूल्स भी तो हैं बेचारे, इनको तो कोई देख नहीं रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेव, नेचर कैसा होगा, ये कैसे होते हैं एक्चुअली, इनके बारे में तो जानना जरूरी है, तभी हमें डिटेल में समझ में आएगा कि हम थर्मोडायनेमिक्स में करते क्या है, ठीक है। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम उसी की बात करेंगे। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में गैस के मॉलिक्यूल्स ही चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक सिस्टम मान रखा था, अब इस पूरे बोर्ड को एक सिस्टम मानता हूं मैं, ठीक है। इस पूरे बोर्ड को एक सिस्टम मानता हूं, क्या तो एक आप सिंगल एटम ले लो या आप एक डाई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल ले लो, 2 एटम वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो, ये कार्बन है और दोनों कनेक्टेड हैं बाय आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने इसको ओपन छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, कोई और आस पास नहीं है, अकेला है, कहीं भी जा सकता है, इसकी इच्छा है, ठीक है। और गैस है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, क्लियर। अब देखो ये हमारा 3 डायमेंशन होते हैं, एक हाइट का होता है, एक लेंथ का होता है, एक विड्थ का होता है, 3 डायमेंशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। आप स्पेस में बात करो तो हमारे पास 4th डायमेंशन होता है टाइम, वो बड़ा डीप टॉपिक है, उसको छोड़ो। यहाँ आते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, अगर पता हो आपको स्ट्रिंग थ्योरी क्या होता है, उसमें 10 डायमेंशन भी होते हैं, चलो वो अलग बात है, हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जितनी हमारा पोटेंशियल है। तो ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है, एक हाइट में जा सकता है, ठीक है, ये तो 2D है, अगर आप 3D में इमेजिन करो इसको तो एक तो हाइट में चला जाएगा, एक लेंथ में चला जाएगा, एक विड्थ में चला जाएगा। तो अगर हम इसको ओपन छोड़ रखा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, तो कहीं भी जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कोई भी एक्सिस में ये मूव कर सकता है। ये अपने एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, इन तीनों एक्सिस में कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका। ये जो कर रहा है ना कि हमने इसको फ्री छोड़ रखा है और ये कहीं भी जा सकता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन। ये हो गया एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक तो इस टाइप से मूव कर सकता है, एक कर सकता है कि भाई मैं सीधा नहीं जाऊंगा, मैं घूमता घूमता जाऊंगा, ठीक है, घूमता घूमता मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमता घूमता ऐसे जाऊंगा, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो ऐसे, ठीक है। अगर ये मानो इधर ही जा रहा है लेकिन ऐसे घूमता घूमता जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रोटेट, ठीक है, क्या कर रहा है, रोटेट। तो एक हो सकता है ये रोटेट मोशन करे, ठीक है, एक हो सकता है ये रोटेट, एक तो हो सकता है सीधा चला जाए चुपचाप बिना कोई छेड़छाड़ के आराम से बैठकर,
लेकिन एक है घूमता घूमता जाए। मान लो मुझे यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, 1 किलोमीटर तक जाना है। एक तो मैं हो सकता है मैं आराम से चल के जाऊँ, लेकिन एक मेरी माता जाए, ठीक है, और मैं घूमता घूमता जाऊँ, तो रोटेशनल मोशन, ठीक है, इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। 2 हो गए, सुना होगा आपने इनके बारे में। थर्ड टाइप का मोशन आता है, मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता है वो देख रहे हैं। एक हो सकता है कि ये आपस में वाइब्रेट करे, गैस के मॉलिक्यूल से वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है, इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये कोई भी सिचुएशन पे आगे वाइब्रेट कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे मान लो एक स्प्रिंग ले रखी है आपने और उसकी तरफ 2 बॉल आपने लगा दी। अब जैसे आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे करेगा ना वाइब्रेट, सेम ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ज़्यादा करेगा, डबल बॉन्ड है तो कम करेगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेट कर सकता है। तो तीसरा इसमें हो सकता है वाइब्रेट मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। एक हो सकता है कि भाई ये यहाँ से यहाँ जाए डायरेक्ट, एक घूमता घूमता जा सकता है, और एक कर सकता है कि वाइब्रेट होता रहे। ये आप जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक मतलब नीचे से आपने बॉन फायर कर दिया, इसको आग दे दिया आपने, मान लो, ठीक है, टेम्परेचर लगा के फायर दे दिया इसको। रूम टेम्परेचर तो नहीं करेगा क्योंकि जो कंडीशन वैसी रहेगा, वैसे रहेगा सेम टू सेम, लेकिन जैसे इसको आपने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दी ना एक्स्ट्रा, तब ये वाइब्रेशन कर सकता है, लाइक ए स्प्रिंग, ठीक है। ये 3 टाइप के मोशन होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को जब इसको फ्री छोड़ देते हो। इसके अलावा सोच के देखो वो कुछ हो सकता है किसके साथ, है ना, जहाँ तक हम जानते हैं 3 डायमेंशन में इसके अलावा कोई और मोशन कर सकता है क्या? ये नहीं करेगा, ठीक है। ये 3 टाइप के मोशन करता है, इसके अलावा कोई और मोशन होता भी नहीं है, ना एक करेगा, ठीक है। तो इसको हम एन इसका ले लेते हैं, एन इसका ले लेते हैं, एन इसका लेते हैं। अब तो देखो कैलकुलेशन है, ठीक है। अब क्या होता है कैसे थर्मोडायनेमिक्स इसका यूज होता है, बस वो देखना है, वो माथा पच्ची है। बाकी तो आप बस इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ गए कि गैस के मॉलिक्यूल्स को हम कैसे क्या यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ट्रांसलेशन मोशन है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। रोटेशनल मोशन, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और वाइब्रेशन, फिर इनको सबको डिटेल में देखेंगे, और फिर इनमें देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन को लेते हैं डिफरेंट कंडीशन में, वही वापस मैं बनाता हूँ। मान लो सबसे पहले हम इसमें एटम की बात करते हैं। देखो कंडीशन तो अलग अलग हो सकती है। एक एटम है, गैस का मॉलिक्यूल है, नोबल गैस मान सकते हो आप, ठीक है। नोबल गैस मानते हो, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, काफ़ी स्टेबल होते हैं, सब उनकी जैसा बनना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है, मैंने इसको फ्री छोड़ रखा, किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो 3 ही डायरेक्शन होगी इसके पास, ठीक है। एक्स में चला जाएगा, वाई में चला जाएगा, जेड में चला जाएगा। तो ट्रांसलेशन मोशन कितने हो गए इसके? 3। टोटल हमने कितना लिया था? ट्रांसलेशन का n माना था कि ठीक है, उसके बाद हमने वाइब्रेशन का n माना था, और उसके बाद हमने रोटेशन का n माना था। 3n हो गया सबका टोटल कितना हो गया था? 3n। n क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कितने टाइप से वो घूम सकता है। क्लियर? तो जो गैस का मॉलिक्यूल है, एक एटम ले रखा है हमने, तो 3 डायरेक्शन में जा सकता है। वैसे आप देखो, अगर यहाँ पे गैस लो या आप एक लीनियर लो, एक लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लो, ये भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसके कितने टाइप के ट्रांसलेशन मोशन हो सकते हैं? 3 टाइप की। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर ये ऐसे हो, ये नॉन लीनियर हो, मतलब ये हमारे पास ये डायरेक्शन में x है, ये y है, और ये z है। तो देखो, अगर ये लीनियर कब होता जब y एक्सिस में ही होता, ये एटम जब y एक्सिस में होता तो लीनियर होता, पर ये इस एक्सिस में नहीं है, x एक्सिस में है। तो जब इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन लीनियर है, मतलब लाइन में नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको क्या फर्क पड़ेगा, कहीं भी जा सकता है, y में चला जाएगा, x में चला जाएगा, z में चला जाएगा। तो इसके भी कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं? 3। तो एटम के लिए 4 एटम 3 टाइप के ट्रांसलेशन मोशन हो सकते हैं। लीनियर के लिए भी 3 टाइप के ट्रांसलेशन मोशन हो सकते हैं। किसी कुछ भी उठा के देख लो यार, अगर फ्री छोड़ रखा है हमने, कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना ले लूँ मैं, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो हमेशा 3 ही होगा इनका। तो क्लियर?
इसके बाद हम रोटेशनल मोशन को समझते हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन को। ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब वही वापस अपने पास ये कोई सिस्टम है, कुछ मान लो आप यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल है, डायटोमिक हो सकता है या सिंगल एटम हो सकता है, ठीक है, ये 3 एक्सिस में मूव कर सकता है, हाइट में, लेंथ में, विड्थ में ये मूव कर सकता है, ठीक है। ये अपने पास एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, क्लियर। अब रोटेशनल मोशन मतलब रोटेट करता हुआ। अब देखो इसमें क्या है कि अगर पहले सिंगल एटम है तो इसका तो क्या रोटेशन होगा, ठीक है, गोला है, गोल ही रहेगा, ठीक है। तो इसका तो कोई, अगर सिंगल एटम है तो उसका तो कोई रोटेशन होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक डायटोमिक मान लेते हैं कि 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है और दोनों एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, क्लियर। अब देखते हैं कि ये कैसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आप मतलब मान लो कि अपने पास एक एटम यहाँ पे है, ये वाई एक्सिस पे दोनों एटम है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, समझ गए क्या करना चाह रहा हूँ कि वाई एक्सिस पे हैं और दोनों एटम वाई एक्सिस पे हैं अपने पास, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे पड़े हुए हैं आराम से। एक लकड़ी के 2 बोल लगा दो और हमने ऐसे रख दिया, इसको वाई एक्सिस में रख दिया, मतलब हाइट में रख दिया, या विड्थ में रख दो, लेंथ में रख दो, जो आपकी इच्छा उसमें रख दो। अब इसमें क्या, अगर इसमें रोटेशन कराओगे ना तो रोटेशन क्या तो ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा। तो देखा जाए तो ये ऐसे हाइट में नहीं होगा, 3D में नहीं होगा, बस 2D में ही रोटेशन करेगा क्योंकि लीनियर है, ठीक है, लीनियर है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे लीनियर, क्योंकि हमने एक ही एक्सिस में रखा हुआ है, तो लीनियर तो क्या तो ऐसे घूमेगा क्या ऐसे घूमेगा। तो ये 2 ही टाइप की रोटेशन कर सकता है लीनियर में, क्या तो इधर घूम लेगा, क्या इधर घूम लेगा, क्लियर। तो कितने टाइप के रोटेशन होते हैं लीनियर में, 2 टाइप के रोटेशन होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इसी एटम को दूसरे एक्सिस में रख दूं, मतलब इसको एक्स में रख दिया मैंने, ठीक है, मतलब एक हाइट में है और एक हमने रख दिया विड्थ में रख दिया, ठीक है, लंबाई में रख दिया, उसमें रख दिया, मतलब अलग एक्सिस में रख दिया, तो ये एटम ऐसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब ये जो एटम है, 2 डायटोमिक एटम है, पहले देखो ऐसे था, अब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे कनेक्ट किया है हमने इसको। तो जब ये रोटेशन करेगा ना तो ये एक्स और वाई में तो करेगा ही, लेकिन ये जेड एक्सिस में भी करेगा, मतलब 3D में रोटेट करेगा ये, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि उसमें तो नॉर्मल ऐसे, लेकिन जैसे इसको हमने ऐसे नॉन लीनियर किया, मतलब वाई एक्सिस और एक्सिस, तो ये ऐसे था पहले और ऐसे हो जाएगा, अब ये रोटेट करेगा। तो कितने टाइप का रोटेशन कर सकता है, 3 टाइप के, विड्थ में, लेंथ में और हाइट में, तीनों टाइप के रोटेशन करेगा। तो इसमें कितने टाइप के रोटेशन होते हैं, 3, नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर में, क्लियर। अब इसमें जो लास्ट मोशन होता है ना, तो एक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो एक ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन। अब लास्ट हमारे पास क्या था, वाइब्रेशन, जो लास्ट मोशन कर सकता है, तो वही हम डायटोमिक ले लेते हैं और इसको एक्सिस में मान लेते हैं ना, अपनी इच्छा का ही मान लो, वाई में मान लो, जेड मान लो, ठीक है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट 3D में। अब ये क्या है कि ये नॉर्मल है, फिलहाल ये नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर आराम से नॉर्मल है। जैसे हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे ना तो गैस के मॉलिक्यूल्स को मिलेगी एनर्जी, ठीक है, इनको मिलेगी एनर्जी। तो जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी ये क्या करने लग जाएंगे, जैसे इनके पास एनर्जी आई तो ये जैसे लाइक ये स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग के 2 तरफ बॉल लगा दी, तो पहले रूम टेम्परेचर मान लो जब नॉर्मल थी, लेकिन जैसे हमने उसको टेम्परेचर दिया, जैसे मतलब उसको छोड़ा, ऐसे किया, उस स्प्रिंग को खींचा और खींच के छोड़ा, तो वाइब्रेट करेगी ना। तो वैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंगल एटम तो क्या करेगा, इसका तो कुछ नहीं है। सिंगल एटम जो होता है ट्रांसलेशन नहीं होता, मतलब एक डायरेक्शन में कहीं जा सकता है, लेकिन इसमें काहे का तो रोटेशन और काहे का वाइब्रेशन, लेकिन इनके बीच में हो सकता है। ये क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं, बैंड होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि कितने टाइप के रोटेशन शो करता है। ये डिपेंड करता है कि ये किस सिचुएशन में है, कहाँ पे है। अगर हम लीनियर की बात करें
अगर हम लीनियर की बात करें तो ये एक ही एक्सिस में है, तो इसमें ये क्या कर सकता है, ये कैसे भी वाइब्रेट कर सकता है, इसका हम कह नहीं सकते। ऐसे ऐसे करता जाएगा, ऐसे ऐसे करता जाएगा, मतलब मान लो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ऐसे 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 करता जाए, ऐसे ऐसे करता जाए। तो इसको निकालने का बेस्ट तरीका होता है क्या, हमारे पास क्या था, हमने सभी मोशंस को कितना माना था, मतलब n 3n था, 3n था, मतलब n हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक, कितना एटॉमिक, मतलब ट्राई एटॉमिक है या टेट्रा एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है, तो वो हमारा n होता है। और 3 मोशन होता है हमारे पास, ट्रांसलेशन, रोटेशनल। ये इसमें क्या करो, वाइब्रेशन, सॉरी, हमने रोटेशन और ट्रांसलेशन निकाला तो उसको माइनस कर दो, हमारे पास उस एटम का, अगर टेट्रा है, ट्राई, उसका हमारा वाइब्रेशन मोशन निकल के आ जाएगा, उसमें कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लीनियर की, तो लीनियर में कितने ट्रांसलेशन तो सब में 3 होते हैं, है ना, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, रोटेशन कितने थे, 2 ही तो थे, एक तो ऐसे और एक ऐसे, तो इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, हमारे पास वाइब्रेशन मोशन निकल के आ जाएंगे। और अगर नॉन लीनियर की बात करें तो उसमें से माइनस कर दो कि उसमें 3 हमारे पास 3 टाइप के रोटेशन थे और 3 टाइप के ट्रांसलेशन थे, तो माइनस कर दो 6 से, तो हमारे पास वाइब्रेशन निकल के आ जाएगा कोई भी पर्टिकुलर एटम का, अगर डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है। क्लियर, क्योंकि देखो ये इसमें बोर्ड एंगल चेंज होते रहते हैं, मतलब मान लो अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात करें, ये 3 एटम है, ये ऐसे कनेक्टेड है आपस में, जैसे हम रूम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो इनको एनर्जी मिलेगी तो थोड़े पगला जाएंगे, और जैसे इधर उधर मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में देखो ये बॉन्ड एंगल चेंज हो, जैसे स्ट्रेच करेंगे तो बॉन्ड एंगल चेंज, देखो जैसे दूर दूर होंगे तो बॉन्ड एंगल चेंज, जैसे ही पास आएंगे तो बैंड हो गए, तो ऐसे करते रहते हैं ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि आप इसमें से ये निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो फिक्स होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर और एटम के लिए उसमें से माइनस कर दो, हमारे पास वाइब्रेशन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, वाइब्रेशन आप समझ सकते हो कि वाइब्रेशन मोशन कैसे करते हैं एटम्स। क्लियर, तो इसमें देखा जाए तो ये 3 टाइप के मोशन जो होते हैं वो एक एटम कर सकता है, मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल होता है वो इस टाइप से 3 टाइप के मोशन कर सकता है। ये 3 टाइप के मोशन आपको बहुत जगह मिलेंगे। ठीक है, आप बहुत से चैप्टर पढ़ते हो जिसमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया होता है, तो या देखो इस गैस को समझना जरूरी है कि सबसे कुछ भी पढ़ो तो उससे सबसे पहले जरूरी है कि उसका बेसिक क्या है, बेस क्या है, तो ये है गैस के मॉलिक्यूल का बेस। क्लियर, आई थिंक अभी तक डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्लियर हो गया होगा कि एक एटम है, चाहे वो किसी टाइप का हो, मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, टेट्राएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, पेंटाएटॉमिक हो, कितना भी क्यों ना हो, वो कैसे मूवमेंट करेगा ये तो समझ में आ गया होगा। आई थिंक 3 टाइप के मोशन करते हैं। अब क्या है कि उस मोशन करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, कि वो कहाँ किस तरफ जा रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको। तो इसलिए उस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ठीक है, ये समझाता है कि जो गैस का हमने गैस की मॉलिक्यूल को कहाँ छोड़ रखा है, इनटू स्पेस, मतलब 3D में छोड़ रखा है उसको, अब कहाँ कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अब उसकी एनर्जी निकालनी है हमें, उस गैस के मॉलिक्यूल की हमें एनर्जी को समझना पड़ेगा कि उसकी क्या एनर्जी होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो, ठीक है, हमारे पास हम एक सिंगल एटम ले लेते हैं, सिंपल रखने के लिए सिंगल एटम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कहीं भी जा सकता है, 3D में घूम रहा है, कहीं भी जा सकता है, होगा तो 3 ही एक्सिस होंगे हमारे पास, इसको हम x है, ये y है और ये z, मतलब हाइट में जा सकता है, लेंथ में, विड्थ में, कहीं भी जा सकता है हमारे पास। ठीक है, अब क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं हम मोस्टली, है ना। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो क्या है कि आपस में मूवमेंट करते हैं, जैसे उसको थोड़ा हीट मिलेगी या टेम्परेचर मिलेगा या उसको कुछ बाहर से कुछ भी हीट मिलेगी तो उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो मूवमेंट करना चालू कर देगा। जैसे हमने खाना खाया, एनर्जी मिली, तो कुछ तो करते हैं, कुछ नहीं करते पर कुछ तो करते हैं ना। ठीक है, अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक स्टोरेज एनर्जी कह सकते हो आप, कि इसको बाई हीट ट्रांसफर मिली हो या बाहर कोई फोर्स के थ्रू मिले हो या कहीं इसने कोलाइड किया हो, उससे इसको एनर्जी मिली हो। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पता हो कि अर्थ जो होती है, जैसे डायनासोर खत्म हुए थे,
ठीक है। बाहर से एक एस्टेरॉयड आया था, ठीक है। अब एस्टेरॉयड ने इतना इम्पैक्ट क्यों किया, कैसे, मतलब कि उसने पूरी अर्थ को ही तबाह कर दिया, कैसे किया? तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब इतनी टाइम से वो स्पेस में घूम रहा था अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसके पास बहुत सालों की एक एनर्जी स्टोर थी उसके अंदर, ठीक है। उसको कहीं तो निकालनी थी, तो उसकी जब वो सराउंडिंग में घूम रहा था तो अर्थ की ग्रेविटी ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। वैसे तो जुपिटर और सैटर्न का जो बेल्ट होता है उसके बीच में ट्रैवल करते हैं ये अपने जो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं, ज़्यादा डीप बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, कई बार थोड़ा सा ग्रेविटी में चेंज होता है तो थोड़ा भटक जाते हैं उस बेल्ट से, वो सैटर्न जो होता है और जुपिटर जो होता है उस बेल्ट में घूमते रहते हैं, वो थोड़ा वहाँ से भटक जाते हैं। वो जैसे भटके तो क्या हुआ कि अर्थ के पास आए वो, और अर्थ की ग्रेविटी ने उसको खींच लिया। इतने सालों की उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्टोर एनर्जी कह सकते हो आप, इतने सालों की। जैसे ही वो अर्थ की ग्रेविटी में एंटर किया तो उसने, जैसे उसका इम्पैक्ट हुआ, एक 10 किलोमीटर वाइड, 10 किलोमीटर विड्थ थी उसकी, उस पत्थर की, उस एस्टेरॉयड की 10 किलोमीटर, ये अपने था, इसकी 10 किलोमीटर विड्थ थी। ये आया और इसने पूरे अर्थ को तबाह कर दिया। उस टाइम डायनासोर थे वो भी तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि इसके पास थी हजारों सालों की पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोरेज की फॉर्म में इसके पास थी, ठीक है। जो कैसे भी इसके पास अंडर ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कैसे भी इसके पास क्रिएट हुई, तो इतने सालों के इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। क्लियर? वही पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्चुअली। बहुत डीप हो गया बस समझाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इस मॉलिक्यूल की खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन हमें तो ठीक है। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक मूवमेंट कर रहा है तो दैट मीन्स काइनेटिक आएगा, ठीक है। मूव कर रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक की बात कर रहा है। तो देखो ये अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ mv², ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। ये जो हम लेते हैं ना वेलोसिटी, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। हमने आई थिंक मैंने कोई 11th क्लास में इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये होती है, और एक रिलेशन होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो कहते हैं उसको, 3/2 kBT बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, एक रिलेशन होता है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, एवरेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर आप इसको कहो तो ये एक्स की डायरेक्शन में जा सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ले लो, ये वाई डायरेक्शन में जा सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ले लो, और ये जेड डायरेक्शन में जा सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ले लो। दैट्स व्हाई इसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये रिलेशन ना, इस रिलेशन से एक इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। डेरिवेशन है, हम नहीं करेंगे फालतू का काम। तो इसके हम एक डेरिवेशन निकल के आती है, और उससे निकल के आता है एक इक्वेशन कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जो भी अगर हमारे पास एटम है या डायटोमिक है, उसकी जो एनर्जी एसोसिएट होती है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो होती है 1/2 kT, ठीक है। बोल्ट्जमान एंड टेम्परेचर, इससे निकल के आता है हमारे पास 1/2 kT, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल, वो हमारे पास ये एसोसिएट होती है, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है। आप जैसे हम अगर बात करें मोनो एटॉमिक की, एक ये सिंगल एटम की बात करते हैं, तो सिंगल एटम है। अब इसकी एनर्जी हमें बता दिया कि 1/2 kT होगी, ठीक है, 1/2 kT। अगर 1 मोल के लिए बात करें, हमने जो सिंगल एटम है इसका 1 मोल ले लिया, 1 मोल कितना होगा, 6.023 × 10⁻23 एटम, हमने इतने एटम ले लिए। अब इसकी एनर्जी की बात करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एन से, नंबर ऑफ आवागाद्रो नंबर, 1 मोल में इतने एटम होते हैं। अगर हम 1 मोल की बात करें तो बोल्ट्जमान जो कांस्टेंट होता है ना अपने पास, ये इसके एक रिलेशन होता है, ठीक है। इसका एक रिलेशन होता है कि ये होता है गैस कांस्टेंट होता है और अपॉन में इसके आवागाद्रो नंबर, मतलब गैस कांस्टेंट ले लो, उसकी वैल्यू ले लो। अब किसी यूनिट पे डिपेंड करता है हम कौन सी यूनिट में ले रहे हैं, ये भी चेंज होती है, ऐसे नहीं कि ये फिक्स है, यूनिट पे डिपेंड करती है। और नीचे ले लो आवागाद्रो नंबर, ये जो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये जो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो अगर हम K × N करें, इसको इस तरफ लाएं
तो इसको हम आर लिख सकते हैं, तो 1/2 RT। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KT भी लिख सकते हैं और RT भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब अगर हमें इसमें अगर देखना पड़े कि मोनोएटॉमिक की निकालते हैं, ठीक है, मोनोएटॉमिक की हमने बात की थी कि इसमें कौन सा मोशन होता है, ओनली ट्रांसलेशनल। रोटेट तो करेगा नहीं, गोला है, क्या रोटेट करेगा, मतलब वैसे रोटेट करेगा, ऐसे घूमता घूमता जा सकता है, पर हम उस रोटेशन की बात नहीं करते हैं, बॉन्ड होना चाहिए बीच में, तब उस पर डिपेंड करेगा हाँ भाई इसमें क्या कौन सा रोटेशन लग रहा है। ठीक है, और वाइब्रेशन इसमें होता नहीं है, सिंगल तो क्या वाइब्रेट करेगा ये। तो अगर हम इसकी इंडिविजुअल लें, तो अगर हम इसके हर डायरेक्शन में, तो 1/2 KT, 1/2 KT, तो 1/2 KT, टोटल कितनी निकल के आ जाएगी इसकी, 3/2 KT या 3/2 RT, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी, दोनों में आपको जो सूटेबल हो, क्योंकि रिलेशन है, ध्यान रखना, तो आप कुछ भी इसका निकाल सकते हो। अब जो ये हो गया लो ऑफ इक्विपार्टीशन, मतलब इनकी एनर्जी, हमने इसकी मूवमेंट की बात की थी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पर हमने इसकी एनर्जी की बात नहीं की थी। और साइंस में अगर हम एनर्जी की बात नहीं करें तो हमने कोई बात की ही नहीं, सारी बात साइंस पे होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो फिलहाल हमने इसका देख लिया, अब इसका डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो समझना जरूरी ना कि मतलब है क्या ये, अगर कोई चीज़ मूवमेंट करेगी तो उसकी एनर्जी भी होगी, बात वापस कह रहा हूँ मैं। क्लियर। अब इसका हम थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या रोल निभाता है। तो इसमें देखो, अगर इतना लंबा चौड़ा टाइम हमें क्यों लगता है, हम बेस क्लियर कर रहे हैं, बेस क्लियर करने में हमेशा टाइम देना चाहिए। अगर आपकी बेस क्लियर है, बाद में चाहे ऊपर कुछ भी आए, आप बुर्ज खलीफा बना सकते हो, बेस क्लियर है। तो नहीं क्लियर तो बुर्ज खलीफा गिर जाएगा आपका, तो इसलिए बेस क्लियर करना जरूरी होता है, इसलिए इतना टाइम देना पड़ता है बेस के अंदर। अब देखो हमारे पास इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करिए, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल, जो गैस का मॉलिक्यूल, वो कैसे मूवमेंट करता है, उसकी एनर्जी क्या होती है। इसमें हम समझेंगे अब थर्मोडायनेमिक्स अपने को, क्योंकि अब थर्मोडायनेमिक्स में करें तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स घुसाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम इसकी हीट कैपेसिटी की बात करें कि अगर हम इस एक एटम को, जो एक एटम है, अब इसकी हमने मोशन की बात कर ली और इसकी एनर्जी की बात कर ली। अब अगर इसमें हम बात करें कि अगर इसको हम इसकी हीट कैपेसिटी की बात करें, तो मतलब इसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं बाय 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका अगर हम टेम्परेचर राइज करें तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल एनर्जी पे। एंथैल्पी से अभी कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, कि एंथैल्पी में प्रेशर एंड वॉल्यूम आता है, हमने इसको ओपन स्पेस में छोड़ रखा है, तो ना कोई प्रेशर, वॉल्यूम अनलिमिटेड है, तो आप वॉल्यूम को भी हटा सकते हो, तो ओनली एनर्जी बच गई, इंटरनल एनर्जी। तो इसकी एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास हो गई, क्योंकि इसको हमने अकेले को छोड़ रखा है, और इसको कहीं ये किसी से कोलाइड करेगा तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अब इसका ओपन है, इसलिए हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि मूव कर रहा है। हमारे पास CV क्या निकल के आया था, हमने इसका प्रीवियस में सब क्लियर किया है कि हमारे पास एक CV का रिलेशन होता है क्या, इंटरनल एनर्जी को देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम जानते हैं इस बात को। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई है। क्या निकल के आई थी, 3/2 KT। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी थी वो एक प्रकार से कहा जाए तो ये हमारे पास क्या हो गया, DT 3/2 RT ले ले, इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, KT आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्यों ले रहे हैं, वापस बता रहा हूँ क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, दैट्स वाई। उसमें एंथैल्पी भी आती है, लेकिन एंथैल्पी में प्रेशर एंड वॉल्यूम भी आ जाता है, दैट्स वाई हम उसको एंथैल्पी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, तो T है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 3/2, तो इसको बाहर निकालो, 3/2 R बाहर आ गया। ठीक है, 3/2 बाहर आ गया, और ये अपने पास dt/dt, तो यहाँ
डी टी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 1 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास CV निकल के आ गया, मतलब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो थर्मोडायनेमिक्स से तो बात तो करनी पड़ेगी। अब देखो हमने एक रिलेशन और डिराइव किया था CV और CP के बिटवीन। CP क्या होता है? एंथैल्पी। जब अगर आप एंथैल्पी को देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, आप एंथैल्पी को देख रहे हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मतलब एंथैल्पी में चेंज देख रहे हो, आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो और आप एंथैल्पी में चेंज देख रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास CP होता है। हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या घुसा सकते हैं यहाँ पे, एक गैस के मॉलिक्यूल को हम टेम्परेचर दे सकते हैं, सबसे अच्छा काम, उसको एनर्जी देके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। दैट्स वाई हम इसमें हीट कैपेसिटी की बात करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम पढ़ के रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम हीट कैपेसिटी की बात कर ही क्यों रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल है, उसको टेम्परेचर देंगे तभी तो वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। और हीट कैपेसिटी क्या होती है? आप एक मतलब कोई भी मोल हो या कितने भी एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देना, वो होता है हीट कैपेसिटी। दैट्स वाई बात कर रहे हैं, ठीक है, बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ बेस, क्योंकि बेस क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये रिलेशन जानते हैं, और एक रिलेशन इनके बीच में ये होता है CP CV प्लस R। इसकी प्रीवियस वीडियो में इसका एक रिलेशन निकल के है, हमारे निकल के आया था और इसको हमने डिराइव किया था, ठीक है। एक रिलेशन होता है CP CV के बीच में, गैस कांस्टेंट होता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू पुट करो और ये हमारे पास निकल गया 5/2R। अब इसमें क्या है कि CP/CV, इसको हम कहते हैं CP/CV, इसको हम गामा कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है CP/CV, रख देते हैं 5/2 इंटू R अपॉन 3/2 इंटू R। R से आ गया, 2 से 2 गया, 5/3। इसको निकालो तो हमारे पास इसकी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? में एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसको डाई एटॉमिक गैस के लिए। डाई एटॉमिक गैस के लिए इसको हम समझ लेते हैं। अब डाई एटॉमिक क्या है? हम लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एटम है और लीनियर में, लाइन में है तो लीनियर है, ठीक है। अब इसमें हमने निकाल के देखा था कि इसमें ट्रांसलेशनल होता है मोशन 3 टाइप का, ठीक है, ट्रांस, और इसमें जो रोटेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, ये अभी हमने समझा था। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो वाइब्रेशन मोशन होता है ना, वाइब्रेशनल मोशन, इनका तो क्या है 1/2 mv² x mvy²। तो इसका हमने क्या था 1/2 RT या KT, RT मान लो अभी 1/2 RT, 1/2 RT, 1/2 RT, 1/2 RT हम लेते हैं। ये हम रोटेशन में भी यही लेते हैं कि जितने रोटेशन हैं तो उसका एक रोटेशन का 1/2 RT लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाइब्रेशन मोशन होता है उसको हम 1 RT लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि बाकी सबको हम 1/2 RT लेते हैं और जो वाइब्रेशन मोशन होता है उसको हम 1 RT लेते हैं, ठीक है। उसको मतलब इसका तो हम हाफ एवरेज निकालते हैं, क्योंकि देखो सभी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। पर जो वाइब्रेशन है वो तो सभी डायरेक्शन में सेम ही होगा ना। मतलब देखो हम जैसे ट्रांसलेशन है तो एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा। रोटेशनल है तो वो भी मतलब एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकता है, वाई में रोटेट कर सकता है, जेड में रोटेट कर सकता है। दैट्स वाई इसको हम हाफ लेते हैं। पर वाइब्रेशन तो पूरे में कॉमन रहेगा ना। अगर हम 2 मॉलिक्यूल लें और मतलब स्प्रिंग लगा दें तो हर तरफ कॉमन ही रहेगा। दैट्स वाई हम इसको 1 लेते हैं, ठीक है, सारे डायरेक्शन में कॉमन है। अब अगर इसका हम निकालें, जो हम अभी एनर्जी की बात कर रहे थे, तो अगर 3 तो इसकी होगी 1/2 RT, 1/2 RT, और 2 इसकी होगी तो इसको हम 5/2 RT डायरेक्ट लिख सकते हैं।
और प्लस एक वाइब्रेशन की भी। डायटोमिक में बात करें इसमें, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 RT। अच्छा अभी 1 क्यों ले रहे हैं, चलो अभी क्लियर कर लेते हैं। क्या निकल के आया था हमारे पास 3n-5, 2 + 3। अगर इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाइब्रेशन मोशन आ जाएंगी। n क्या है, नंबर ऑफ एटम, मतलब कौन से हम बात करें, डायटोमिक की बात करें, ट्राइटोमिक की बात करें, टेट्राटोमिक की बात करें, किसकी, हम अभी डायटोमिक की बात कर रहे हैं। तो 2 है डायटोमिक, 2 रख दो यहाँ पे, 1। तो इसमें कितने वाइब्रेशन मोशन हो रहे हैं, ओनली 1। एक ही टाइप का इसमें वाइब्रेशन मोशन हो रहा है, दैट्स वाई हम इसमें 1 RT लिया है हमने। क्लियर, बस जो भी हो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, वाइब्रेशन को झंझट ही खत्म। तो हमारे पास कितना हो गया 7/2 RT, 7/2 RT। वापस इसके अंदर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, वापस कर दें तो CV वही था डेल E, ये हमारे पास है, तो 7/2 RT क्या था DT, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डी से DT से DT गया तो हमारे पास 7/2 R आ गया, 7/2 R आ गया। तो इसके साथ हमारे पास CP भी आ जाएगा, CV + R, ये रिलेशन होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 7/2 R + R, तो 9/2 R हो गया बस। अब इसका जो कांस्टेंट था हमारे पास CP/CV का निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 9/7, 9 ये 2 बाकी तो कट गया। तो ये हमारे पास आ गया डायटोमिक के लिए। अब जो हमने कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो इसलिए थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है। अब हमारे पास कौन बच गया, हम नेक्स्ट आता है ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। अगर अब 3 एटम हो तो क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारे पास 3 एटम हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हो रही, इसको 2 कंडीशन मान लेते हैं हम। एक तो मान लेते हैं इसको लीनियर में, ठीक है, कि लाइन में है, मतलब लीनियर है, और एक मान लेते हैं कि नॉन लीनियर है, ठीक है। दोनों कंडीशन में इसको हम देख लेते हैं। अब देखो मैंने शुरू में कहा था कि जो वाइब्रेशन मोशन होता है ना, रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जो एटम हैं ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, 2 बॉल को स्प्रिंग के लगा दो, ऐसे तो नहीं होता है बॉन्ड। अब ये क्या है कि रूम टेम्परेचर तो नॉर्मली रहेंगे ना, क्योंकि देखो इस दुनिया में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो नॉर्मल हैं, तो रूम टेम्परेचर है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब इनके बीच में इनको एनर्जी मिलती है, तब हरकतें में आती है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर तो वाइब्रेशन मोशन होगा ही नहीं। तो अगर इसको हम नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर पर करें तो रूम टेम्परेचर तो वही निकल के आ जाएगा। अगर हम लीनियर की बात करते हैं, लीनियर में कितने ट्रांसलेशन होते हैं 3, और अगर हम इसमें बात करें रोटेशन की कितने होते हैं 2, तो 3n-5, तो रोटेशन तो है ही नहीं इसमें। अगर नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में हमारे पास होता है 3n-6, रोटेशन 3 होते हैं और ट्रांसलेशन मोशन 3 होते हैं। अभी वाइब्रेशन कुछ नहीं होगा लीनियर, नॉन लीनियर में, ठीक है। तो वही निकल के आ जाएगा। हम बात क्या करें, हम लास्ट में निकालते हैं स्पेसिफिक हीट, CP/CV करके हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। कहीं आपके पूछ ले कि स्पेसिफिक हीट निकालो, तो ये वो कांस्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, ठीक है। इसको हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट हो गई, निकाल लोगे इसमें, तो क्या इसमें हम बात करते हैं, तो इसको हम थोड़ा हाई टेम्परेचर पे लेके देखते हैं ना। रूम टेम्परेचर नॉर्मल है, इसको हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसको हम हाई टेम्परेचर पे लेके थोड़ा सा रोटेशन को इन्वॉल्व करते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। मतलब आपसे अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना कि रूम टेम्परेचर बात कर रहा है या कि टेम्परेचर को हाई किया उस पर बात कर रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है कि रूम पे वाइब्रेशन नहीं होगा, हाई पे होगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3n5 ट्राई एटोमिक है, 3 रख देते हैं यहाँ पे, 3 × 3 - 5, तो इसमें 4 टाइप के रोटेशन हो रहे हैं, सॉरी वाइब्रेशन हो रहे हैं, 4 टाइप के इसमें हमारे पास वाइब्रेशन मोशन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4 टाइप के हो रहे हैं तो इसका मतलब वो तो सेम आ गया अभी जो हमने किया था 5 to
5/2 आर टी, सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। 4 इसको तो हमारे पास वाइब्रेशन कितने हो गए 40, 1 लेते हैं हम वाइब्रेशन को, तो कितने टाइप की वाइब्रेशन है 4, तो 4 आर टी। ठीक है, देखो वाइब्रेशन तो इसमें आपस में कैसे भी हो सकता है, इधर से इधर हो सकता है, इधर से इधर हो सकता है, इधर से, तीनों में अलग टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं। तो अगर इसको हम निकाल लें तो 13/2 हो गया, 13/2 आर टी, ये हमारे पास इसकी एनर्जी निकल के आ गई। ठीक है, इंटरनल एनर्जी निकल के आ गई। अब वही इसको सीवी में रख देते हैं, इसको सीवी में रखते हैं, तो सीवी में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 13/2 आर टी, डी टी डी टी से कट गया, 13/2 आर हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ। और वही अपने पास सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो 13/2 आर प्लस आर, तो ये 15/2 हो गया, तो 15/2 हो गया, तो 15/2, तो ये तो कट गया आपस में, 2 से 2 गया, आर से आर गया, तो 15/3 अपने पास स्पेसिफिक हीट निकल के आ गई। नॉन लीनियर में बात करते हैं, इसमें क्या होगा, वही हाई टेम्परेचर है, 3 × 3 - 6, इसमें 3 टाइप के वाइब्रेशन हो रहे हैं, 3 टाइप के वाइब्रेशन हो रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें 6 अपने पास है ना, इसमें 2 ही रोटेशन होता है, इसमें 3 टाइप के रोटेशन होते हैं, हमने समझा सब कुछ। तो कितना हो जाएगा इसका, 3 आर टी हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 आर टी, 1/2 5/2 और एक और हो गया, तो 6/2, तो 6/2 कितना हो गया 3 आर टी, और प्लस ये कितना हो गया 3 R/T वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को हम अलग से लिख रहे हैं, तो 6 RT हो गया, ये CV निकल के आ गया, तो CV हमारे पास क्या निकल जाएगा, मतलब ये एनर्जी है, तो CV क्या निकल जाएगा, DT 6RT, ये हमारे पास आ गया 6R, तो CP हमारे पास आ जाएगा 6R + R 7R, और स्पेसिफिक हीट हमारे पास आ जाएगी 7/6। सिंपल। अब चाहे इसमें टेट्रा ले लो, आप टेट्रा ले लो, कितने भी ले लो, अब तो चाहे आपकी इच्छा है। टेट्रा में क्या होगा, यहाँ पे 4 कर दो, × 4, वाइब्रेशन कितने टाइप के हो गए 7 टाइप के, बस सिंपल। पर ये ध्यान रखना, आप इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब वाइब्रेशन हम रूम टेम्परेचर पर नहीं लेते हैं, रूम टेम्परेचर पर कोई वाइब्रेशन होता है, वो जिस कंडीशन में उसमें रहते हैं, एनर्जी कहाँ से आएगी वाइब्रेशन करने के लिए, वो तो हम प्रोवाइड करवाएंगे, तब उनमें एनर्जी आएगी, तब पगलाएंगे वो, है ना, उनमें एनर्जी आएगी। स्प्रिंग है, दोनों लगा रखे हमने, छोड़ रखा है, काय का वाइब्रेशन। अब जब तक हम इसमें एनर्जी नहीं देंगे, अब एनर्जी अपनी क्या हीट नहीं देंगे, तब तक वो वाइब्रेशन करेगा कैसे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अभी तक हमने क्या किया है। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो चुका है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें कि मतलब कितने टाइप के मोशन होते हैं और कैसे उससे एनर्जी कनेक्टेड होती है, हम काइनेटिक एनर्जी क्यों लेते हैं, इंटरनल एनर्जी में क्यों बात करते हैं, टेट्राएटॉमिक ट्राइएटॉमिक सभी मॉलिक्यूल्स के हम देख चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आई होप क्लियर हो गया होगा।